Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लास अगर हम सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास सोर्सेस जो हैं उनमें एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट एनिमल्स में भी अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स। नेक्स्ट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास लिविंग प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स। फिर लिविंग प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑयल्स। एंड प्लांट्स में डेड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। क्लास हमारी बुक में जो मेंशन है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका ताल्लुक डेड प्लांट से है और डेड प्लांट्स में तीन सोर्सेज जो यहाँ पर मेंशन है कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, ये हमारी बुक में मेंशन है और हम इन्हीं सोर्सेज को आज डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास हमारे पास जो नॉन लिविंग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें पेट्रोलियम फर्स्ट, सेकंड कोल एंड नेचुरल गैस, ये हमारी बुक में डिस्कस है। हम इन्हीं को मज़ीद इनकी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। These sources, petroleum, coal and natural gas, these are called fossil fuels. हम इनको fossil fuels भी कहते हैं। Why these sources are known as or called as fossil fuels? The reason is that they are formed over long period of time from the decay of plants and animals. होता क्या है बच्चों कि जब plants, dead plants and animals जो हैं वो buried हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स होते हैं, उसमें फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से जब वो ज़मीन के नीचे जो है सॉइल की लेयर्स के अंदर जो है वो दफन होते जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर्स में जो बनती है मट्टी के नीचे उसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं स्पेशली, तो इनके अंदर क्या स्टार्ट होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है माइक्रोबियल यानी बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, तो हम इसको कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इन्वायरमेंटल में चेंजेस आती जाती हैं और जियोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से जो डे बाय डे जो है वो मतलब ये नीचे जाते जाते हैं तो इस वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो हमारे पास प्लांट्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं दीज आर कन्वर्ट इनटू दी फॉसल फ्यूल्स, मीन दीज आर कन्वर्ट इनटू दी पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. So for this reason these are known as fossil fuels. Actually fuels mean energy. So because these fossils are used for energy process, so for this reason these are known as fossil fuels. And fossils mean बाकियात, यानी जो dead plants और animals होते हैं उनकी बाकियात होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं fossil fuels, यानी वो बाकियात जो जिसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्लास फर्स्ट पे हमारे पास जो नॉन लिविंग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो है कोल। तो हम कोल को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि कोल इज़ अ ब्लैक डार्क ब्राउन सॉलिड रॉक दैट कंटेन्स मोस्टली कार्बन्स एंड अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. Actually coal is found in the rocks, in sedimentary rocks. क्लास ये तो हमने किया डिफाइन कि कोल क्या है, व्हाट इज कोल. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें तीन बातें आएंगी, व्हाट इज कोल एंड हाउ कोल इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड. इट इज बिलीव्ड दैट कोल इन नेचर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द ट्रीज buried inside the earth crust some 500 million years ago. Due to the bacterial and chemical reactions on wood, it got converted into peat. Then, as a result of high temperature and high pressure inside the earth crust, peat got transformed into coal. यहाँ पर वो ये बता रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं. तो ड्यू टू द बायोकेमिकल प्रोसेस
and chemical process in the presence of high temperature and high pressure that is exist inside the earth crust, the wood is converted into the coal. नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें वुड, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, यहाँ पे बताया गया ये वुड जो है वो डेड प्लांट्स और ट्रीज की है, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट है वो जब डेड हो जाते हैं तो वो जो है उसको बताया गया वुड डेड्स, ठीक है। बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन, ये फर्स्ट लेयर की अभी बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट की, कि मतलब प्लांट था, डेड हो गया, गिर गया, तो उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन जो स्टार्ट हो जाएंगे। आप जंगलात में जब जाते हैं फॉरेस्ट में, तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स गिर जाते हैं नीचे, तो उस पर जो है वो बैक्टीरियल जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा और वुड कन्वर्ट हो जाएगी पीट में, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि फ्लड्स है, स्टॉर्म्स हैं और इस तरह की और बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस जब होंगे, उस वक्त जो है वो मज़ीद जो है वो उसके ऊपर सोइल्स की लेयर्स आती जाएंगी, मट्टी की लेयर्स आती जाएंगी और वो नीचे दबती जाएगी अर्थ क्रस्ट के अंदर, इनसाइड अर्थ क्रस्ट। तो उस वहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, जो कि पीट को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिग्नाइट में। फिर जब लिग्नाइट मज़ीद अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा बिटुमिनस कोल में। फिर बिटुमिनस कोल जो है जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो वो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द एंथ्रासाइट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो वुड है वो पहले पीट में चेंज हो रही है, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट्स। एक्चुअली वी कैन से दीज we divided the coal on the basis of the quality। हम कोल को उसकी क्वालिटी की बेस पर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में इसको डिवाइड कर देते थे। अब हमने इसको डिवाइड क्वालिटी की बेस पे किया, तो हमारी बेस क्या थी, मेन रीज़न है यहाँ पर इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज। क्लास यहाँ पर अगर हम वुड की बात करें तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 40, पीट में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 60, लिग्नाइट में 70, बिटुमिनस में 80 और एंथ्रासाइट में 90% जो है वो हमारे पास कार्बन होती है। जब वुड से पीट में कन्वर्ट होता है तो वो वहाँ पे हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, लेकिन जब पीट से लिग्नाइट और ओनवर्ड एंथ्रासाइट तक ये जो तमाम प्रोसेस होते हैं वो केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसमें जस्ट इनकी कंपोजिशन चेंज हो रही होती है, इसमें बाकी एलिमेंट्स रिमूव हो रहे होते हैं, तो इस वजह से कार्बन की परसेंटेज जो है वो बढ़ रही होती है। क्लास अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पीट है, ठीक है, पीट कोल, ये लिग्नाइट, ये इसको सब बिटुमिनस भी कहते हैं और बिटुमिनस कोल भी कहते हैं, और ये बिटुमिनस कोल तो ओनवर्ड जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं एंथ्रासाइट, इनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और इनकी क्वालिटी क्या होती है, बेटर होती जाती है। क्लास आवर थर्ड पॉइंट ऑफ कोल इज कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस का नेम है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000, इट इज़ कन्वर्टिंग टू कोक, कोल गैस एंड कोल टार। कि जब हम किसी भी सॉलिड चीज़ को एयर की एब्सेंस में 500 से 1000 टेम्परेचर की रेंज में गर्म करते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ जो है वो कोक, कोल टार और कोल टार में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे जो टर्म कार्बोनाइजेशन है ये स्पेसिफिकली जो है वो कोल के लिए यूज़ की जाती है, ये एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की ही टाइप है। क्लास इसमें हमारे पास जो है वो कोक और कोल गैस और कोल टार आ रहे हैं। कोक सॉलिड होता है, कोल गैस जो है वो गैस की फॉर्म में है और कोल टार जो है वो हमारे पास एक लिक्विड होता है। अब अगर हम कोल टार की बात करें तो कोल टार contains a large number of organic compounds which separate out on frictional distillation। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। कहा जाता है कि 200 से अबव जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि कोल टार में एग्जिस्ट करते हैं और उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से
सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो 184 बिलियन टन जो है वो एग्जिस्ट करता है। 80% जो कोल है हम उसको लाइम किलन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम 80% कोल की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्लास सेकंड पार्ट जो है वो हमारे इस लेक्चर का कोल का स्टार्ट होता है। यहाँ से हम बात कर रहे थे कोल टार की। तो कोल टार जो है वो हमने जो है वो कार्बोनाइजेशन की कोल की, उससे ऑब्टेन हुआ। अब हम कोल टार की बात करें कि ये एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विस्कस लिक्विड होता है और इसके अंदर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं विच सेपरेट आउट ऑन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। हम इसकी फिर कोल टार की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और इस केमिकल प्रोसेस की मदद से हम इसके अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो एक मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बिना पर एक दूसरे से सेपरेट आउट कर देते हैं। जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, उसको हम कंडेंस करके उसको सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह वन बाय वन जिस तरह उनके बॉइलिंग पॉइंट आते जाएंगे उनको हम सेपरेट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर क्लास में बात की थी सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में, कि एक सॉल्यूशन में बिलफर्स हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूशन जैसे मिक्सचर होता है, हमने उसमें अल्कोहल भी ऐड किया हुआ है उस सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, सॉल्यूशन वाले मिक्सचर में, और वाटर भी है। अब आपको पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78, ठीक है, 78 to 80 तक की रेंज में, और वाटर का कितना होता है 100 सेल्सियस। तो अब जब 78 से 80 की रेंज में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पहुंचेगा तो जो है अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, उसको हम कंडेंस करके सेपरेट कर लेंगे और फिर पीछे जो हमारे पास क्या रह जाएगा, वाटर। इस तरह से कोल टार के अंदर जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मौजूद होंगे, फ्रैक्शंस मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात कर रहे हैं टोटल कोल रिसोर्स तो पाकिस्तान में कितने हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 184 बिलियन टन जो है वो कोयला पाया जाता है। 80% ऑफ दिस कोयल इज यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किलन्स। बेक का मतलब होता है बेक करना, बनाना, पकाना, और या फिर हम इसको मेकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइम किलन्स में, भट्ठों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बिसाइड्स दिस सम क्वांटिटी इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक यानी घरेलू इस्तेमाल में हम इसको लाते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह से, जैसे सर्दियों में भी हम इसको जो है वो जलाते हैं हीट पर्पस के लिए, और इस तरह से डिफरेंट तरह से। अब नेक्स्ट जो है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूट्स हैं कोल के हवाले से, जैसे यहाँ पे हमारे पास है सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट्स ऑफ दी पंजाब, बलोचिस्तान एट्सेट्रा, ये अब कोशिश कर रहे हैं कि कोल बेस्ड पावर यूनिट्स को हम इंस्टॉल करें, हम लगाएं, ठीक है, फॉर पावर जनरेशन। तो अब जो है हमारी नेक्स्ट जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, बल्कि कुछ तो पावर प्लांट्स लगाए भी जा रहे हैं। क्लास जैसा कि आपको पता है आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, तो हमारे इधर करीब ही साहिवाल के करीब कादराबाद में जो एक थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया है वो है कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन, ठीक है। तो उसमें जो है वो कोल को एज अ थर्मल एनर्जी हासिल करने के लिए हम यूज़ करें और वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं। क्लास सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें अगर सबसे पहले लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स है तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स भी अगर हम बात करें तो आपको पता है मैंने कल आपको क्लासिफिकेशन करवाई है एल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो उसमें एल्केन्स की फैमिली की अगर हम बात करें तो मीथेन शामिल है, ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, बल्कि जब भी जो ही हमारे ज़हन में नेचुरल गैस का वर्ड आता है तो हमारे ज़हन में खुद ही ऑटोमेटिकली मीथेन आ जाती है। इसमें 80% 70% से 80% जो नेचुरल गैस है वो किस पर मुश्तमिल है, मीथेन पर मुश्तमिल है, ठीक है। मिक्सचर है ना, तो इसमें मीथेन जो है वो 70 से 80% है, ठीक है। अब बाकी जो गैसेज हैं इसमें शामिल हैं उसमें, अच्छा क्लास हम बाकी मिक्सचर की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है इथेन, ठीक है, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमारे पास जो नेचुरल गैस है वो मिक्सचर किस गैस का है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इनका मिक्सचर है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमने स्पेशली मेंशन किया, लो बॉइलिंग पॉइंट 20 से 25 सेल्सियस के दरमियान में होता है।
नेक्स्ट गैस, नेचुरल गैस को डिफाइन करने के बाद जो है वो हम बात करते हैं कि हाउ नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड। एक्टिव नेचुरल गैस इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको फॉसिल फ्यूल से रेलिवेंट बताया कि फॉसिल फ्यूल्स किस तरह से बनते हैं, तो वही बात कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जब एग्जिस्ट करेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा और उसके साथ साथ उसमें बायोकेमिकल केमिकल प्रोसेस होंगे, तो हमारे पास नेचुरल गैस बनेगी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। इन पाकिस्तान द गैस बेइंग चीपर इज़ यूज्ड, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, हमारे पास जो है वो कोल अच्छा नहीं है अवेलेबल अच्छी क्वालिटी का, उसके साथ साथ हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, तो उस वजह से हम क्या इसको यूज़ करते हैं, ये थोड़ी सस्ती है, गैस ज़्यादा अवेलेबल है सुई के मुकाम पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको समटाइम हम सुई गैस भी कहते हैं। ठीक है, इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ कहाँ पावर जनरेशन इस्तेमाल करें, इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, सीमेंट और खाद की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। एज अ फ्यूल इन दी जनरल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस घरों में हम जो खाना बनाते हैं कुकिंग करते हैं तो उसके लिए भी हम ये गैस को इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गैस, नेचुरल गैस इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। क्यों ऐसा है, विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। ये मतलब तीनों ही सोर्सेज जो है हम यूज़ कर रहे हैं और मिनरल ऑयल, कोयल, बट पाकिस्तान में हमारे पास हम जो है वो डेफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल में। इस वजह से नेचुरल गैस जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा बच्चे, एक टर्म आपने सुनी होगी CNG, कि CNG क्या होता है। ठीक है, तो CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये इसका जो है वो एब्रीवेशन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लास नेक्स्ट जो नॉन लिविंग सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास वो है पेट्रोलियम। वर्ड पेट्रोलियम इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, पेट्रो मीन होता है रॉक्स, ओलियम मीन होता है ऑयल, यानी पेट्रोलियम जो है हम वो ये कहते हैं इट इज़ अ मिनरल ऑयल दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो हम अगर हम पेट्रोल को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, तो मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। जब हम इसको रिफाइन कर लेते हैं तो उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। देर आर टू वर्ड्स दैट इज़ मोस्टली यूज्ड एंड अंडरस्टैंड एंड हम लोग ये समझते हैं कि शायद इन दोनों की मीनिंग सेम है, जैसे पेट्रोलियम और उसके साथ साथ जो है क्रूड ऑयल, मगर इसमें फ़र्क है। जो पेट्रोलियम होता है ये रिफाइंड फॉर्म में होता है। अब जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्रूड ऑयल को डिफाइन किया गया है, व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक्स के अंदर से, इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर, ब्लैकिश कलर का ये लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। क्लास ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है क्रूड ऑयल और ये एक विस्कस ब्लैकिश कलर का जो है हमारे पास लिक्विड जो होता है, इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना सेडिमेंट्री रॉक से, तो इस तरह का विस्कस ब्लैक जो है वो ये लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। बाद में इसको हम रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में पेट्रोलियम कहते हैं रिफाइंड फॉर्म, कि वो रिफाइन किया हुआ हो। क्लास अभी मैंने आपको रिफाइन की बात की, तो रिफाइन जो है वो हम इट इज़ रिफाइन टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। तो जो हमारे पास क्रूड ऑयल आता है इसके अंदर बहुत सारी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस होती हैं, अभी हम उनकी भी डिटेल देखेंगे। तो उन पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को हासिल करने के लिए हम इसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। 1 ऑयल रिफाइनरी नोन एज अटक ऑयल रिफाइनरी and is located at near Rawalpindi. It has about 1.25 million tons oil refinery capacity. Next जो 2 oil refineries हैं, one at is Karachi second, इसकी जो capacity है वो है 2.13 million tons of oil refining capacity है इसकी, and third one is Pak Arab refinery. ठीक है, तो is located at Mehmet Court near मुल्तान। तो इस तरह से हम ये जो हमारे पास पाकिस्तान में ये जो ऑयल रिफाइनरीज है ये
काम कर रही हैं ऑयल को रिफाइन करने का। तो क्रूड और पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन into a number of fractions each corresponding to a particle boiling range। तो हम इसको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरह से। क्लास ये हमारा लेक्चर भी रेलिवेंट है, लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी का एक पार्ट है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने इससे पहले जो है वो पेट्रोलियम से रेलिवेंट पढ़ लिया है कि पेट्रोलियम क्या है, उसको डिफ़ाइन किया है और उसको बताया है कि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं, काम कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसका एक पार्ट रह गया है लास्ट, वो है कि जब हम क्रूड पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट तरह की पेट्रोलियम फ्रैक्शंस है तो हम उसको क्रूड पेट्रोलियम से कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, कि क्रूड पेट्रोलियम से कौन कौन सी जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस है वो हम कैसे हासिल करते हैं और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं बेटा, तो द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ईच कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर बॉइलिंग रेंज। हम क्या करते हैं कि जो क्रूड पेट्रोल होता है उसको हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन टावर होता है उसमें डाल देते हैं। क्लास ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन टावर। यहाँ पर जो है वो हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे कि हम ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। द ऑयल इज़ हीटेड इन अ फर्नेस। ये हमारे पास एक फर्नेस दिखाई गई, ये आप देख सकते हैं। ये फर्नेस, क्रूड ऑयल को हम यहाँ इस फर्नेस में एंटर करते हैं। अब एंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको हीटअप कर रहे हैं। देखें जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना एक सोल्यूशन के अंदर, हम इनको उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर सेपरेट करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोल इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट इन अ फर्नेस। अब इस फर्नेस में जो ही हमने क्रूड ऑयल डाला है तो हम इसको हीटअप कर रहे हैं। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर इसका, जब हम इसको हीट कर रहे हैं जिस टेम्परेचर पर ये पहुंचेगी और उस जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट उससे मैच करेगा वो इवेपोरेट हो जाएगी। इसी तरह डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो इवेपोरेट होते जाएंगी। हम उनको जो है वो कंडेंस करके उनको सेपरेट आउट करते जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये क्या चीज़ें हैं, अभी हमने नेचुरल गैस को भी डिफाइन किया था कि वो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, डिफरेंट गैसेस का। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शंस आती है वो होगी नेचुरल गैस की, ठीक है। 20 सेल्सियस से मैंने आपको 25 बताया था, यहाँ पे 20 सेल्सियस लिखा। तो 20 सेल्सियस जो ही टेम्परेचर पहुँचेगा तो ये जो है नेचुरल गैस इवेपोरेट हो जाएगी। यहाँ से जो है इसके वेपर्स बाहर चले जाएंगे, हम उनको कंडेंस करेंगे, इस तरह सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो हमारी पेट्रोलियम फ्रैक्शन है वो है पेट्रोलियम ईथर। इसको पेट्रोल लिखा है, पेट्रोलियम ईथर। अब इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो तकरीबन जो है वो 20 से 60 के दरमियान में होती है। इस तरह उसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह उसके बाद जो कैरोसिन ऑयल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल की 40 से 200 की रेंज में, 200 सेल्सियस की रेंज में इसका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये जो ही इस 200 तक इसका टेम्परेचर पहुंचेगा इस फर्नेस का, तो ये यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होकर यहाँ से हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डीजल की, तो डीजल की अगर हम बात जब कर रहे हैं, डीजल हम कहते हैं गैस ऑयल को। पीछे आप जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगी आपकी बुक में, वहाँ ये बात डीजल की गई है। गैस ऑयल को डीजल कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर 275 से अबव होता है, यानी तकरीबन 300 सेल्सियस कह लें, ठीक है। 275 सेल्सियस से अबव होता है, 300 सेल्सियस के करीब। तो यहाँ से ये सेपरेट आउट हो जाएगा, इसको हम कंडेंस कर लेंगे सेपरेट। इसी तरह जो है वो 370 पर फ्यूल ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब 400 तक हम 400 सेल्सियस इसको 400 सेल्सियस रेट तक हम इसको हीटअप करते हैं। उसके बाद ये 400 सेल्सियस पे कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती है जो इवेपोरेट नहीं होती, लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स एंड एस्फाल्ट। तो हम इनको, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ये इवेपोरेट नहीं होती, इस तरह हम इनको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर दिखाया कि किस तरह से वो सेपरेट हो रही थी।
अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले फ्रैक्शंस नेम है, फिर उसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज क्या है, उसकी कंपोजिशन भी हम देखेंगे। कंपोजिशन से मुराद ये है कि कार्बन, उस पर कितने कार्बन जो है वो कार्बन एटम की तादाद है, क्या वो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक है, कार्बन 5 से 6 तक है, यानी उसका मतलब ये है जैसे वो ब्यूटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, मतलब उसकी क्या रेंज है, कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कार्बन ही है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करें हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर कौन कौन सी कार्बन, कौन सी नंबर शामिल हैं। फिर उसके यूजेस देखेंगे कि हम उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करते हैं। इसको मैंने आपको पीछे भी बता दिया, 20 सेल्सियस से लेस होता है। और इसकी कंपोजिशन इसमें हमने बात की है, जैसे मीथेन, ठीक है, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये मिक्सचर होता है। तो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक आ जाएगा। और इसमें अब इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं नेचुरल गैस को, आपको पता है हम इसको फ्यूल के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम इसको पेट्रोकेमिकल्स, यानी जो दूसरी पेट्रोल की जो मसनूआत हैं, जो चीज़ें, उसको बनाने के लिए भी इसको हमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हम अगर बात करें, हमारे पास फ्रैक्शन आती है, वो है पेट्रोलियम ईथर। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी रेंज है 20 से लेके 60 सेल्सियस तक की रेंज। इस रेंज में ये इवेपोरेट हो जाएंगे, हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन कार्बन 5 से लेके कार्बन 6 तक की है, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। लैब में हम इसको ज़्यादातर सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। बाकी जो डेली लाइफ में इसके यूजेज हैं वो इनडायरेक्टली हैं, हम मोस्टली ये जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें नैफ्था की, या लेग्रॉन कहते हैं इसको, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो 60 से लेके 100 सेल्सियस है। इसमें जो है वो C6 से लेके C7 तक है, ठीक है। कार्बन तक इसकी रेंज, हेप्टेन और हेक्सेन। और सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का मतलब है और दूसरी फ्रैक्शंस को बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गैसोलीन। गैसोलीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 40 से लेके 220 सेल्सियस की रेंज है इसकी। इसमें जो है हमारे पास रेंज, कंपोजिशन की रेंज ज़्यादा है, C4 से लेके, ब्यूटेन से लेके C13 तक है। और मोस्टली इसमें जो 13 तक है, लेकिन मोस्टली ये कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक होता है, ठीक है। और उसमें से भी जो हमारे पास ज़्यादातर होता है वो कार्बन जो है हमारे पास, हम जो उसको कहते हैं कार्बन 7 कहते हैं, हेप्टेन। जो ही गैसोलीन का नेम है तो हमारे पास हेप्टेन का जो है वो जेन में आ जाता है। हम इसको यूज़ करते हैं पेट्रोलियम फ्यूल के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन जो है बेटा, इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। ये इसका जो रेंज है वो 175 से 325 के दरमियान में है। ये C8 से C14 तक होता है, ठीक है। और हीटिंग फ्यूल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कैरोसिन ऑयल की भी अगर हम बात करें तो C11 मोस्टली इसमें पाया जाता है, ठीक है। C11 जो है वो कैरोसिन ऑयल उसमें होता है। अब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, हीटिंग फ्यूल के तौर पर। आपको पता है कि घरों में कैरोसिन ऑयल को पहले जो है वो चूल्हों में इस्तेमाल किया जाता था, मिट्टी के तेल को। इसके अलावा हम जो है वो इससे जो है वो रोशन जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए, हम मोमबत्ती जलाने के लिए उसमें वो यूज़ करते थे। हमारे पास वो छोटे छोटे कंटेनर से होते थे, उसमें डाल देते थे। नेक्स्ट हमारे पास गैस ऑयल है। इसका जो है वो 275 सेल्सियस से ग्रेटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक होते हैं। डीजल एंड हीटिंग फ्यूल के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, यानी हीटिंग फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रेसेस। नेम से ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेंट्स, जिनको हम लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके यूजेस में भी देखें, लुब्रिकेशंस, ठीक है। ये विस्कस लिक्विड्स होते हैं और ये कार्बन 18 से इनकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही विस्कस होते हैं, इसीलिए हम इनको ग्रीस करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। पैराफिन्स का यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट है, बाकी सबके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो 50 से 60 तक की रेंज में होता है। अब ये कार्बन 23 से लेके कार्बन 29 तक होता है। ये वैक्स प्रोडक्ट्स, मोमबत्ती वगैरह बनाने के लिए जो है उसमें यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स में की इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। गर्ल्स आप लोग जो है वो बहुत फेमिलियर होंगे पेट्रोलियम जेली से, ठीक है। तो पेट्रोलियम जेली भी जो है वो पैराफिन की ही एग्जांपल आती है, वो इससे बनती है। और उसकी कंपोजिशन भी क्या है, C23 से लेके C29 तक। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है एस्फाल्ट्स और पेट्रोलियम कोक। तो ये सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड्स में रह जाते हैं, क्योंकि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर की बात करते हैं तो हम उसको 400 से लेके 450 100 सेल्सियस तक हीटअप करते हैं। तो ये उसके बाद इसका, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए हम इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते। तो ये बाकी रह जाते हैं, बाकी तमाम फ्रैक्शन जो है वो इवेपोरेट हो जाती हैं। ये दोनों जो है पैराफिन और एस्फाल्ट, ये जो है वो हमारे पास एज इट सॉलिड फॉर्म में रह जाती है। ये जो है ये इवेपोरेट नहीं होते, ठीक है। ये रेजिड्यू है, यानी बाकी रह जाता है। इसको हम रूफिंग, पेविंग, फ्यूल,
और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। हम इसको पेट्रोलियम कोक को जो है वो मतलब ये जो सड़कें वगैरह बनाने के लिए जो है ना वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जिसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चे हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिफरेंट, आज हम लोगों ने पढ़ी हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ ऑयल, और हमने देखा कि किस तरह से जो पेट्रोल है वो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये बेटा हमारा लेक्चर था, इसको पढ़ें, इसको